हेलो एंड वेलकम इन एमएस मैथमेटिक्स। मैं सोनू गुप्ता। बीपीएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और यह हमारा सेकंड सेट है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना, हमें सम निकालना है, यानी कि एस इज इक्वल टू निकालना है। यहाँ पर सिग्मा का मतलब समझिएगा क्या होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 15 तक का सम निकालना है, n प्लस 1/3। अब इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे किस तरीके से। जैसे अगर यहाँ पर दिया रहे सिग्मा, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1 दिया रहे और यहाँ पर 15 दिया रहे, तो यहाँ अगर n लिखा हुआ हो तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 15 और यहाँ n है, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि 1 से लेके 15 तक का सम करना हमें। ठीक है, 1 से लेके 15 तक, क्योंकि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ऐसे करके कुल 1 से लेके 15 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉट डॉट 15 तक का पूरा सम हमें करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये तो हो गया कि सम निकालना इस तरीके से अगर दिया रहे तब। अगर कुछ इस तरीके से दिया रहे, जैसे सिग्मा हो गया, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर 15 है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखा हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कांस्टेंट वैल्यू में 2 दे रखा हो, तो यहाँ अगर 2 होता है तो हम ये समझेंगे कि 1 से लेके 15 तक, मतलब कि ये जो है 2 है वो 2 15 बार जो है जोड़ेंगे। ठीक है, 2 15 बार जोड़ेंगे। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 15 तक अगर जाता है तो 2 को 15 बार जोड़ेंगे, ऐसा हम लोग समझे, क्योंकि यहाँ पर तो n नहीं है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। और जब कांस्टेंट वैल्यू हुआ तो इसका मतलब ये है कि 2 को 15 बार जोड़ेंगे, ऐसा बोलो, या फिर आप डायरेक्टली 15 को डायरेक्टली 2 से गुणा कर दो, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 30। तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो एक n वेरिएबल भी है और साथ में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट दोनों है एक साथ। तो फिर क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ है तो फिर क्या करेंगे, तो इसको हम लोग अलग अलग भी करके जोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सिग्मा यहाँ पर लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ n लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, ये तो आपका ब्रैकेट को तोड़ रहा है, प्लस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिग्मा हो गया, n इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं और यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है 1/3, यहाँ लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बस सिंपली है, अलग अलग दोनों का निकाल लेते हैं। अब यहाँ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 15 का सम हमें करना है, यानी कि 1 से लेके 15 तक का जोड़ करना है, 1 से लेके 15 तक का जोड़ करना है। ठीक है, 15 तक का सम निकालना है हमें। तो सम का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, सम ऑफ द नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसे भी n इंटू n प्लस 1/2 भी यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ द नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है, इसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ n मतलब क्या हुआ, 15 हुआ मैक्सिमम, अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, इंटू a मतलब 1 हुआ और लास्ट 15 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 15/2 इंटू 16 हो गया, ये कट जाएगा 8 बार में और ये हो जाएगा 15×8 120। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो 120 आ गया, 120 इसका वैल्यू आ गया, क्लियर हो गया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसी तरीके से हम लोग करेंगे, इसका वैल्यू निकालना। 15 तक है 1/3 बार, तो 15 इंटू 1/3 कर देते, यहाँ से ये कट जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 120 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो कुल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 125 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 ट्रेन ईच ऑफ लेंथ इज 150 मीटर्स, हर एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड ऑफ 90 km/h, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर विल बी। देखिए कंसेप्ट समझना है, एक ट्रेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक ट्रेन इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट है एक दूसरे की। इस ट्रेन की भी लेंथ है 150 और इस ट्रेन की भी लेंथ है 150, दोनों की जो लेंथ है 150 मीटर है। ठीक है, तो जो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दोनों ट्रेन के द्वारा मिलाकर वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर। तो हम लोग को क्या करना है कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो दोनों को जोड़कर लिखेंगे, यानी कि 300 मीटर लिखेंगे, और जो स्पीड होगा वो भी जुड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकाल रहा है और दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है, यानी कि जो स्पीड होगा वो दोनों का स्पीड के साथ वो बढ़ेगा, दोनों की स्पीड के साथ बढ़ेगा, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड होगा। तो 150 मीटर इसका, 90 किलोमीटर इसका स्पीड है 90 km/h, इसका भी स्पीड है 90 km/h। तो टोटल जो स्पीड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल जो स्पीड होगा, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं, तो 190 + 90 यानी कि 180 km/h।
अब यहाँ पर देखिएगा कि जो डिस्टेंस दे रखा है वो 300 मीटर में है और जबकि रिलेटिव स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड बदलेंगे। अब मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 180 गुणे क्या करेंगे 5/18 करेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि जो स्पीड हो जाएगा वो मीटर पर सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुआ। अब क्या करना है हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो फिर यहाँ पर 300 टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो कितना आ जाएगा 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज दैट द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ द वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट्स इज टू गेट ए लिस्ट ऑफ 2 पेन्स। यानी कि देखिए 12 पेन है, 12 पेन एक ही जैसे, लेकिन 2 स्टूडेंट्स में बांटना इस तरीके से कि कम से कम एक स्टूडेंट को 2 पेन मिलना चाहिए, कम से कम 2 पेन मिलना चाहिए। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि पहले वाले स्टूडेंट को अगर हम 2 पेन देते, कम से कम देना, 1 पेन नहीं, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पेन दे सकते हैं। तो पहले वाले को अगर 2 देंगे तो जो बाकी बच गया पेन वो दूसरे वाले को देंगे, क्योंकि जितने भी 12 पेन है वो 2 ही लोगों में बांटना है और एक को कम से कम 2 मिलना चाहिए और मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है। ठीक है, तो 2 और 10 ये आपका एक तो हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि एक को 2 दिए तो जो बाकी पेन बचा वो दूसरे वाले को मिलेगा। अब उसी प्रकार से अगर पहले वाले को 3 दे दिए तो दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 9 मिलेगा। ठीक है, जो बचा हुआ है। वैसे ही 4 का हो जाएगा 8, ठीक है, उसके बाद 5 का हो जाएगा कितना 7, वैसे ही हो जाएगा 6 का 6, और फिर 7 का 5, फिर 8 का 4, फिर 9 का 3 और 10 का 2। अब यहाँ पर एज पॉसिबल ये आपके पास रहा, मतलब ये तरीका एज पॉसिबल है, अब इससे ज़्यादा तरीका नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कितने तरीके हुए, 9 वेज हुए। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल ए एंड बी आर इन द रेशियो 1.5 एंड 1, सो देन द एरियाज ऑफ द सर्कल्स ए एंड बी विल बी इन द रेशियो। देखिए यहाँ पर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर 1.5 यूनिट मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, यानी पहले वाले सर्कल यानी ए सर्कल के रेडियस को 1.5 मानते हैं और दूसरे वाले को 1 मान लेते हैं। तो हम लोग को रेशियो निकालना है, यानी सर्कल ऑफ ए एरिया अपॉन बी, यही हुआ। ठीक है, मतलब सर्कल ए का एरिया बटे सर्कल बी का एरिया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.5 आएगा अपॉन 1 आएगा। तो ये जो रेशियो आएगा ए और बी के एरिया के बीच वो आ जाएगा 2.25 रेशियो 1। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दैट द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये क्या कहता है कि 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स। अगर एक जो टैप है, नल है, जो है 3 घंटे में टंकी को भर देता है, एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, और दूसरा जो नल है वो टंकी को खाली कर सकता है कितने समय में, तो 4 घंटे में। इफ द टैंक इज 1/3 फुल, मतलब कि टैंक पहले से ही 1/3 भाग भरा हुआ है, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, और दोनों टैप को खोल दिया जाता है, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी, तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, ये बात बता रहा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि एक टैप है आपको 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, एक टैप है जो 3 घंटे में भर देता है, एक टैप है जो 4 घंटे में खाली कर देता है, यानी इसको आप माइनस मानकर चलो, क्योंकि ये खाली करने वाला टैप है यानी नल है, और ये भरने वाला नल है। अब सबसे पहले तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकाल लेते हैं, जैसे कि वर्क में होता है, टाइम एंड वर्क में, वैसे इसमें भी करना है बस। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, यानी 12 यूनिट कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो गया। इफिशियंसी निकाल ले दोनों की, मतलब दोनों नल की इफिशियंसी, 3 चौका 12, यानी कि इसकी इफिशियंसी 4 होगी, इसकी इफिशियंसी 3 होगी, बिल्कुल सिंपल। ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये इम्पटी कर रहा है, खाली कर रहा है, और ये भर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 1/3 फुल। ठीक है, 1/3 फुल है ऑलरेडी, 1/3 फुल, यानी कुल तो 1/12 जिसमें 1/3 फुल है। ठीक है, तो 1/3 फुल है, यानी कि 12 का 1/3 निकाल लेते हैं। 12 का 1/3 यानी कि 4 यूनिट तो भरा हुआ है पहले से ही, तो 4 यूनिट तो पहले से भरा हुआ है, कुल 12 यूनिट कैपेसिटी है, 4 यूनिट भरा हुआ है, तो बचा हुआ कितना बचेगा,
8 यूनिट, यानी बचा हुआ है 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट अभी भरना है, ठीक है, क्योंकि टंकी में 4 यूनिट ऑलरेडी है और भरना है 8 यूनिट, ठीक है। अब इन दोनों की जो इफिशियंसी है, इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ खोला गया है। जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो 4 यूनिट, ठीक है, प्लस माइनस 3 यूनिट, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, प्लस 1 यूनिट ही हो रहा है, यानी 1 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है, तो 8 घंटे में कितना भरेगा, 8 यूनिट भर जाएगा, यानी कुल कितना टाइम लगेगा, बाकी के टंकी को फुल करने में कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे लगेंगे, यानी कि 8 आवर्स लगेंगे। बिल्कुल सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस इज, इस सीक्वेंस में अगला टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, चेक करना है हमें। 1 है, 9 है, 15 है, यहाँ 3 है, 25, 35 और 49, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये तो दिख रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ हो गया 1 3 9, ठीक है, 15 25 35 एंड 49, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा बातों को कि 1 का स्क्वायर, ये तो अल्टरनेट बेसिस हो गया, ये अल्टरनेट जा रहा है, ये अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। अब अगला वाला जो अल्टरनेट, यहाँ तो गैपिंग हुआ, ये अल्टरनेट चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर के बाद यहाँ क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर करना है, क्योंकि ये देखिए ऑड नंबर जा रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 होगा, ये तो बात पक्का है, लेकिन हमें यहाँ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब क्या हो रही है, जो बीच वाला 3 5 15 35, ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 × 3 करते हैं अगर, तो ये 3 आ जाता है, और 3 × 5 करते हैं तो 15 आता है, और 5 × 7 करते हैं तो 35 आता है, यानी कि 7 × 9 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63, कितना आ जाएगा 63, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज दैट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर विल बी। देखिए यहाँ पर ये जो x है ना, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और y जो हो गया वो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इट मीन्स विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x और y की मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 रख लीजिए, इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 7 हो गई, x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, अब माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये हो गया x की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 4 हो गया। अब y की वैल्यू अगर हमें निकालना है किसी पर रख लीजिए, तो x की वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो y की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, यानी ये लेंथ हो गया, x की वैल्यू लेंथ हो गया और y की वैल्यू जो हो गई वो विड्थ हो गई, और हमें डायगोनल के जो है लेंथ बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो क्या हो गया, ये 4 हो गए, 3 हो गए, तो 5 हो गया, ट्रिपलेट तो दिख रहा है, ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऐसे भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट निकालिए तो वो आ जाएगा आपका 5, यानी कि कौन सा हो जाएगा, डायगोनल का जो लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये आपकी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, यानी क्लास में 80 स्टूडेंट्स से 60% स्टूडेंट्स प्ले कैरम, 45% प्ले चेस एंड 10% स्टूडेंट्स नीदर प्ले कैरम नॉर चेस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस, यानी कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि केवल चेस खेलते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी कैरम का, ये आपका हो गया कैरम का, और ये आपका हो गया चेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, 80 टोटल तो 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 60% स्टूडेंट प्ले कैरम, मतलब कि 60% का मतलब कितना होगा, 80 का 60% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 45% है चेस खेलने वाले, तो 45% इसका अगर निकालते तो 80 का 45 कितना होगा, 8 चौका 32 और 4 36, यानी ये 36 हो जाएगा, ठीक है। और 8 ऐसे हैं जो कि मतलब कोई भी गेम ही नहीं खेलते, यानी 8 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गेम नहीं खेलते। यहाँ पर समझिएगा बातों को, हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं बढ़िया से समझ के। यहाँ अगर हम P मान लेते, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया, ऐसा समझ लें कि अलग अलग संख्या ले लें। तो अगर हम लोग अगर इन दोनों को ले तो P प्लस Q अगर लेते हैं, और फिर यहाँ से P प्लस R लेते हैं, तो ये जो टोटली आ जाएगा 48, यानी अगर 48 को
यानी कि आप 48 को और 36 को अगर जोड़ लें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 48 और 36 को जोड़ लेते तो कितना आ जाता है टोटल, 8 और 6 14 और 7 3 और 4 7, 7 हुआ ना, 7 1 8, यानी कि 84 होगा, यानी कुल 84 होगा। तो इसको जोड़ रहे थे, क्या कह रहा है बताइए, P प्लस क्यू आ रहा है ना, एक बार यहाँ पे P प्लस क्यू आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, P प्लस आर आ रहा है, P प्लस आर आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 2P प्लस क्यू प्लस आर आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 84 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसमें जो भी जनसंख्या ये 84 हो रहा है, जबकि 84 तो आना नहीं चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए, यहाँ पर समझिए बातों की, टोटल तो 80 स्टूडेंट थे, जिसमें से इतने लोग तो कैरम और चेस में शामिल है, बाकी 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10% है ना, 10% स्टूडेंट नाइदर प्ले कैरम और नॉर चेस, यानी कि मतलब कि 10% का मतलब 8 स्टूडेंट्स, तो 80 में से अगर 8 स्टूडेंट्स को घटा देते तो 72 स्टूडेंट बचते हैं। तो इसका मतलब ये समझिए कि 8 तो शामिल ही नहीं है किसी भी गेम में, ना ही कैरम में शामिल है और ना ही चेस में शामिल है, तो बचे 72, यानी कि ये टोटल तो 72 ही है, कुल मिलाकर तो 72 ही है। लेकिन ये 2 बार P जोड़ने की वजह से ये कितना आ रहा है, 84 आ जा रहा है, 2 बार P जोड़ने की वजह से 84 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एक एक बार सबको जोड़ेंगे तो ये तो कुल 72 ही आने चाहिए, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि बचे हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, ये बचे हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 8 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो बचे हुए स्टूडेंट्स ही हैं, यानी P प्लस क्यू प्लस आर जो है कुल 72 है। और यहाँ पर आपको मिला है 2P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 84। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P प्लस P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 84। तो ये वाला P प्लस क्यू प्लस आर यहाँ से घटा देंगे, तो यानी कि 84 में से अगर 72 घटाए तो ये बाकी का एक P बच जाएगा। तो बात तो समझ में आ रही है, यानी कि 84 में से 72 घटा देंगे, जो बचेगा यानी कुल कितना बच रहा है 12, तो यही तो P का मान होगा, यानी यहाँ पर कितना हो गया 12। बात समझ में, यहाँ पर कितना हुआ, डायरेक्टली भी बन सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ों को समझना है, ये कंसेप्ट समझना है एंड देन सॉल्व करना। अब यहाँ 12 हो गया, ये कुल 48, यानी कैरम में कुल 48 है, इसमें 12 दोनों गेम में शामिल है, तो 12 दोनों गेम में शामिल है, तो बाकी जो बचे 12 मतलब 48 में से 12 तो 36 ही हो गया, और इधर 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 ही हो गया। यानी ओनली चेस पूछ रहा था, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस खेलने वाले कितने हैं 24, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज दैट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 117/8 है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये क्यूब के फॉर्मूला पर केवल तोड़ लीजिए आप, एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है इज इक्वल टू 117/8 है, इसको तोड़िएगा तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 117/8। अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है ऑलरेडी दे रखा हमें, तो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117/8। अब इसी का मान पूछ रहा है हमसे, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको कटाएंगे, तो 2 चौका 8 ये कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये कटा देंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, और फिर 2 7 3 9 27 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 39/4, तो 39/4 आ जाएगा आंसर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दैट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 5 टू द पावर दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 to 5 टू द पावर 2x + 1 दिया हुआ है। ये क्या है कि बेस को सेम कर दीजिए, डायरेक्टली क्या करना है, बेस को सेम करना है, बेस को जैसे ही सेम करते हैं तो पावर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब टू द पावर 2x + 1 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर x² प्लस 2x प्लस 7 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेते हैं तो 5 टू द पावर हो जाएगा द्वितीय 6x + 3। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो x² प्लस 2x प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 6x + 3। अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ अगर लाते हैं तो x² हो जाएगा -4x हो जाएगा, और माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x² -2x 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x को कॉमन, तो x -2 इंटू x को कॉमन करते हैं यहाँ से, तो x को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो x को कॉमन करते तो क्या बचता है, x -2 बचता है, और फिर -2 को कॉमन आउट करते तो x -2 बचता है इज इक्वल टू 0, तो x -2 कॉमन फिर यहाँ से, और x -2 यहाँ इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ x 2 आ रहा है, वैल्यू ऑफ x कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ x 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज दैट द करेक्ट आंसर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
तो फाइनली यहाँ तक आपकी जो है आज की जो भी सेशन है 10 क्वेश्चन की सेशन थी वो समाप्त होगी। ये सभी क्वेश्चन जो हमने कराए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी में आए हुए थे। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशंस और क्वेश्चन समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।